हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटीज़ डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है हमारी दूसरी सीरीज़। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स MCQs। तो ये हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप NISM सीरीज़ 8 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए जो है रामबाण की तरह काम करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक अगर पहली सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो पहली सीरीज़ को देखिएगा और इस सीरीज़ को भी पूरा देखिएगा। इसके बाद एक और सीरीज़ हम लाने वाले हैं। तो अगर आपको आसानी से अपना जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इससे अच्छा आपके लिए जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन इफ़ यू आर लॉन्ग फॉरवर्ड इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? यदि आप किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग फॉरवर्ड है तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, यू हैव एग्रीड टू सेल द एसेट्स इन द फ्यूचर। आपने भविष्य में एसेट्स बेचने के लिए सहमति दी है। ऑप्शन बी, यू हैव एग्रीड टू बाय द एसेट्स इन द फ्यूचर। आपने भविष्य में एसेट्स खरीदने के लिए सहमति दी है। ऑप्शन सी, यू आर शॉर्ट सेलिंग द एसेट्स। आपने एसेट्स की शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, यू आर हैजिंग द एसेट्स। आप एसेट्स की हैजिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यू हैव एग्रीड टू बाय द एसेट्स इन द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लॉन्ग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपने भविष्य में किसी निश्चित कीमत पर एसेट्स खरीदने का समझौता किया है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का लेन देन है? ऑप्शन ए, एक्सचेंज ट्रेडेड। ऑप्शन बी, ओवर द काउंटर OTC। ऑप्शन सी, कैश मार्केट। ऑप्शन डी, फ्यूचर मार्केट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर द काउंटर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर ओवर द काउंटर होते हैं, जिसका मतलब है कि वे एक्सचेंज पर नहीं बल्कि पार्टियों के बीच सीधे होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर ओवर द काउंटर होते हैं, जिसका मतलब है कि वे एक्सचेंज पर नहीं बल्कि पार्टियों के बीच सीधे होते हैं। इसी को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ काउंटर पार्टी रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क क्या है? ऑप्शन ए, द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण पैसे खोने का जोखिम। ऑप्शन बी, द रिस्क ऑफ अन इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम द फेल्योर ऑफ द काउंटर पार्टी टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, यानी काउंटर पार्टी द्वारा अपने अनुबंधित दायित्व को पूरा न करने के कारण आर्थिक नुकसान का जोखिम। ऑप्शन सी, द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऊंचे लेन देन लागत के कारण पैसे खोने का जोखिम। ऑप्शन डी, द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, यानी बाजार में सरकारी हस्तक्षेप का जोखिम। तो दोस्तों काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द रिस्क ऑफ अन इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम द फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। यानी काउंटर पार्टी रिस्क तब होता है जब एक पार्टी अपने अनुबंधित दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसी को हम काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उससे पहले एक एग्जांपल दे रखा है। ए एंड बी इंटर इनटू अ बायलैटरल एग्रीमेंट। ए और बी जो है बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, वेयर ए विल परचेज 100 kg ऑफ राइस। यहाँ पर ए जो है वो 100 kg ऑफ राइस जो है वो परचेज करता है 40 पर kg के हिसाब से फ्रॉम बी आफ्टर 6 मंथ। मतलब ये एग्रीमेंट करते हैं कि 6 महीने बाद जो है वो बी से वो 40 रुपये किलो जो है राइस खरीदेगा। फिर आपसे कुछ पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड इफ़ द प्राइस ऑफ राइस राइजेस टू 50 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ,
व्हाट माइट बी डू। उदाहरण में जो दिया है कि यदि 6 महीने बाद चावल की कीमत 50 रुपये हो जाती है, यहाँ पे दे रखा है कि 6 महीने बाद जो है चावल की कीमत जो कि उस समय 40 थी, ये जो है परचेस जो करने का एग्रीमेंट करते हैं 40 पे, लेकिन ये जो कीमत है वो बढ़ जाती है और 50 हो जाती है। व्हाट माइट बी डू यानी बी जो है वो क्या कर सकता है। ऑप्शन ए फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड डिलीवर राइस एट RS40। ऑप्शन बी डिक्लाइन हिज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर राइस एट RS40। ऑप्शन सी बाय मोर राइस एट 50 रुपीज़। ऑप्शन डी सेल राइस एट 40 रुपीज़ टू अनदर बायर। तो दोस्तों बी क्या करेगा, बी जो है वो अपने दायित्व को अस्वीकार करेगा और 40 रुपये में चावल देने से इनकार कर देगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। देखिए, चूँकि बी को अब बाज़ार में अधिक लाभ हो सकता है, इसलिए वह अपने अनुबंधित दायित्व को पूरा करने से इनकार कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल वही है। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स टू RS35 आफ्टर 6 मंथ, व्हाट माइट ए डू। देखिए, यहाँ पे पहले बी की बात की थी जो सेलर था, अब यहाँ पे ए की बात की जा रही है जो बायर है जिसको 40 पे ख़रीदना था। तो यदि 6 महीने बाद चावल की कीमत 35 रुपये हो जाती है तो ए क्या कर सकता है। ऑप्शन ए फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड बाय राइस एट 40 रुपीज़, अपने दायित्व को पूरा करेगा और 40 रुपये में चावल खरीदेगा। ऑप्शन बी डिक्लाइन हिज ऑब्लिगेशन एंड बाय राइस एट RS35, यानी अपने दायित्व को अस्वीकार करेगा और 35 रुपये में चावल खरीदेगा। ऑप्शन सी सेल राइस एट RS35, 35 रुपये में चावल बेचेगा। ऑप्शन डी परचेज एडिशनल राइस एट RS40, 40 रुपये में अतिरिक्त चावल खरीदेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने दायित्व को जो है वो अस्वीकार करेगा और 35 रुपये में चावल खरीदेगा। अगर बाज़ार में चावल की कीमत 35 रुपये हो गई तो ए सस्ता चावल खरीदने के लिए अपने अनुबंध को अस्वीकार कर सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Who guarantees the settlement of trades in future contract? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड का निपटान कौन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए द बायर एंड सेलर देमसेल्व्स, खुद खरीदार और विक्रेता। ऑप्शन बी द गवर्नमेंट यानी सरकार। ऑप्शन सी द क्लियरिंग कॉरपोरेशन एसोसिएट विद द एक्सचेंज, एक्सचेंज से जुड़ा क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर्स, यानी स्वतंत्र तृतीय पक्ष ऑडिटर जो है वो। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सचेंज से जुड़े जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन होते हैं वो जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ट्रेड के निपटान की गारंटी देता है ताकि किसी पक्ष के विफल होने पर भी लेन देन पूरा हो सके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द क्लियरिंग कॉरपोरेशन एसोसिएट विद द एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फ्यूचर मार्केट व्हाट इज़ डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज। फ्यूचर मार्केट में एक्सचेंज द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत। ऑप्शन बी ऑल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्राइस, कीमत को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें। ऑप्शन सी द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेडर्स, व्यापारियों की पहचान। ऑप्शन डी द फ्यूचर डेट ऑफ सेटलमेंट, यानी भविष्य की निपटान तारीख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्राइस, कीमत को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें जो है वो एक्सचेंज जो है वो कीमत को छोड़कर बाकी सभी शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट का आकार, समाप्ति तारीख आदि तय करता है। कौन तय करता है? एक्सचेंज। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के निर्दिष्ट विवरणों में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट की परिपक्वता। ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज। ऑप्शन सी टिक साइज। ऑप्शन डी प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के निर्दिष्ट विवरणों में कौन शामिल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, न कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से। चलते क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ द एग्जाम्पल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। यहाँ पे दोस्तों पैराग्राफ तो नहीं दिया गया है। फिर देखते हैं ऑप्शंस क्या है इसके। स्टॉक फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर या फिर करेंसी फ्यूचर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स फ्यूचर। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखे, अदरवाइज़ हम अगली सीरीज़ में उसको कवर कर लेंगे। तो इसमें जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। What is the closing price of the Med Nifty future contract on May 10? देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे रखी है। इंस्ट्रूमेंट टाइप अंडरलाइंग एसेट्स यहाँ पे निफ्टी 50 है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंडेक्स फ्यूचर है। एक्सपायरी डेट आपकी 25 मई 2023 की है। ओपन प्राइस आपकी 18,325 की है। हाई 18,358.50 लगा है। लो प्राइस यहाँ पे 18,255.55 लगा है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 18,345.50 है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेट जो है वो 47,56,000 है। और टर्नओवर आपका जो है 8,70,891.34 है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मई निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन मई 10। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आपसे पूछी है, तो क्लोजिंग प्राइस देखिए ये यहाँ पे दे रखा है। क्लोजिंग प्राइस 18,345। तो इसमें जो आपको सही दिखेगा आंसर वो कौन सा होगा, 345.50। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर होगा कि 10 मई को निफ्टी फ्यूचर्स की अंतिम जो ट्रेडिंग कीमत है वो क्या है, 18,345.50। इसको हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हेन इज़ द फाइनल सेटलमेंट प्राइस डिटरमाइंड फॉर नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। निकट मासिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंतिम निपटान मूल्य कब निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द एक्सपायरी मंथ, समाप्ति माह के पहले ट्रेडिंग दिन। ऑप्शन बी ऑन द एक्सपायरेशन डे ऑफ द नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी निकट मासिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तिथि पर। ऑप्शन सी ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने के अंतिम ट्रेडिंग दिन। ऑप्शन डी ऑन द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ, समाप्ति माह के पहले गुरुवार को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑन द एक्सपायरेशन डे ऑफ द नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो निकट मासिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंतिम निपटान मूल्य कब निर्धारित किया जाता है, ऑन द एक्सपायरेशन डे ऑफ द नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ये वही एग्जाम्पल आपको दे रखा है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑन मई 10, 2023 व्हाट इज़ द बेसिस फॉर निफ्टी फ्यूचर इफ़ द स्पॉट प्राइस इज़ 18,315.10 एंड द फ्यूचर प्राइस इज़ 18,345.50। आपसे पूछ रहा है कि 10 मई 2023 को यदि निफ्टी फ्यूचर्स का स्पॉट मूल्य 18,345.10 हो और फ्यूचर प्राइस आपकी 18,345.50 हो, तो बेसिस क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस। तो आपसे बेसिस पूछ रहा है, तो बेसिस क्या होगा, 30.4 ऑप्शन ए, माइनस 30.4 ऑप्शन सी 18,315.10, ऑप्शन डी 18,345.50। तो दोस्तों बेसिस क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, माइनस 30.4। दोस्तों ये कैसे आएगा माइनस 30.4, आपको जो है 18,345 में से 345.50 में से जो कि हमारा फ्यूचर प्राइस है उसमें से हम स्पॉट प्राइस घटा देंगे। वैसे जो बेसिस निकालने का एक तरीके से फॉर्मूला आप देखोगे तो बेसिस निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम स्पॉट प्राइस में से फ्यूचर प्राइस घटाते हैं।
तो अगर ये प्लस में आता तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता, लेकिन यहाँ पे जो है स्पॉट प्राइस आपकी 315.10 है, जबकि फ्यूचर प्राइस आपकी 345.50 है। तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 30.4। तो बेसिस निकालने का फॉर्मूला होता है बेसिस प्राइस बराबर स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाउ इज़ द बेसिस फॉर अ 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम द बेसिस फॉर अ 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर और 2 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार में क्या अंतर होता है। 1 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार और 2 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार में क्या अंतर होता है। ऑप्शन ए, द बेसिस इज़ द सेम फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट, सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आधार समान होता है। ऑप्शन बी, द बेसिस फॉर लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन सी, द बेसिस फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इज डिफाइंड डिफरेंटली। ऑप्शन डी, द बेसिस शुड essentially be equal to the cost of carrying the underlying assets between the two periods। आधार को मूल रूप से उस एसेट्स को दोनों अवधियों के बीच वहन करने की लागत के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। द बेसिस शुड essentially be equal to the cost of carrying the underlying assets between the two periods। आधार को मूल रूप से उस एसेट्स को दोनों अवधियों के बीच वहन करने की लागत के बराबर होना चाहिए। दोस्तों लंबी अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए आधार उस अवधि के दौरान एसेट्स को वहन करने की लागत के अनुसार बदलता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एंटाइटल मार्जिन। एंटाइटल मार्जिन क्या है। ऑप्शन ए, द फी चार्ज बाय ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या होगा, ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर द्वारा लिया गया शुल्क। ऑप्शन बी, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते समय मार्जिन खाते में जमा की गई राशि। ऑप्शन सी, द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अर्जित लाभ। ऑप्शन डी, द पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग ऑन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर डिफ़ॉल्ट करने पर दंड। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते समय मार्जिन खाते में जमा की गई राशि को हम क्या कहते हैं, एंटाइटल मार्जिन। प्रारंभिक मार्जिन वह राशि होती है जो ट्रेडिंग के दौरान संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा के लिए पहले जमा की जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑन May 10, 2023 a person takes a long Nifty future position for May expiry at 18,275। what is the contract value if the lot size is 50। आपसे पूछ रहा है कि 10 मई 2023 को एक व्यक्ति मई समाप्ति के लिए 18,275 रुपये में निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन लेता है और लॉट साइज़ 50 है। कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, यहाँ पे अभी जो निफ्टी की आपके लॉट साइज़ है वो आपके 50 नहीं है करंट में, वो आपके 25 है। तो जैसे जैसे इंडेक्स बड़ा होता जाता है लॉट साइज़ कम होती जाती है। जैसे बैंक निफ्टी की पहले 25 थी, तो बैंक निफ्टी की अभी आपको पता होगा वो हो चुकी है 15। वैसे सेंसेक्स की पहले 15 थी, वो हो चुकी है 10। तो ये लॉट साइज़ जो है वो चेंज होती रहती है टाइम के अनुसार। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है वैसे लॉट साइज़ भी कम होती जाती है, और जितना इंडेक्स छोटा होगा लॉट साइज़ जो है वो बड़ी होगी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18,275 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 9,13,750 रुपये। कैसे आया, अभी अभी बताया मैंने, 18,275 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 9,13,750 इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन मई 2023 a traders bought a future contract at
18,275 and the contract closed at 18,345.50 at the end of the day. What was the trader's MTM gain for the day? 10 मई 2023 को एक ट्रेडर ने 18,275 रुपये पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और दिन के अंत में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 18,345.50 पर बंद हुआ। उसी दिन ट्रेडर्स का MTM मार्क टू मार्केट लाभ क्या था? ऑप्शन है 70.50, ऑप्शन बी 3525, ऑप्शन सी 91,375 रुपये, ऑप्शन डी 18,345.50 रुपये। तो दोस्तों MTM लाभ की गणना कैसे की जाती है आपको पता होगा। बंद होने की जो कीमत होती है, जैसे बंद होने की कीमत हमारी है 18,345.50, इसमें से हम माइनस करेंगे जो प्राइस थी आपने जहाँ पे आपने ख़रीदा इसको 18,275 रुपये। तो इसका जो आप निकालोगे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3,525 रुपये। बिकॉज़ माइनस करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपकी जो लोड साइज़ है 50 से, तो आपका आंसर आएगा 3,525 रुपये। यहाँ से इसको माइनस करना है 18,345.50 में से माइनस करेंगे 18,275, तो 25 ये और 45 ये, यानी लगभग 25, 45, 5, 70, 70.5 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आंसर 3525 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पे सोल्व कर रखा है सॉल्यूशन इसका, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द टर्म ओपन इंटरेस्ट रेफर टू? ओपन इंटरेस्ट किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड इन अ डे, एक दिन में ट्रेड किए गए कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या। ऑप्शन बी द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर अंडरलाइंग एसेट्स, एक अंडरलाइंग एसेट्स के लिए बकाया कॉन्ट्रैक्ट की कुल संख्या। ऑप्शन सी द टोटल नंबर ऑफ गेनर्स इन द मार्केट, बाजार में कुल लाभकर्ताओं की संख्या। ऑप्शन डी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, बाजारों में कुल भागीदारों की संख्या। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट किसे दर्शाता है? ओपन इंटरेस्ट दर्शाता है द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर एन अंडरलाइंग एसेट्स, यानी एक अंडरलाइंग एसेट्स के लिए बकाया कॉन्ट्रैक्ट की कुल संख्या। ओपन इंटरेस्ट बाजार में बकाया और अनसेटल्ड फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की संख्या को दर्शाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ़ द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज Rs 100 and the price band is 10%, what is the allowable trading range for the next day? आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट के पिछले दिन की बंद कीमत 100 रुपये है और मूल्य सीमा उसकी जो है वो कितनी है, प्राइस बैंड यहाँ पे 10%, तो अगले दिन के लिए अनुमत ट्रेडिंग रेंज क्या होगी? यानी किसके बीच में वो जो है आपका जो है स्टॉक या फिर जो भी रेंज किसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उस बीच में रहेगा। तो देखिए 100 का 10 यहाँ पे 10% 10 होता है, तो 100 में से यहाँ पे आप 10 घटाइए और 100 में 10 जोड़िए, यानी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट रेंज रहेगी वो 90 से लेकर 1110 के बीच में रहेगी। इसी को हम बोलते हैं आपके ट्रेडिंग रेंज नेक्स्ट डे। तो क्लोजिंग जो डे होता है आपकी क्लोजिंग प्राइस, उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डे आपकी ट्रेडिंग रेंज क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा 90 to 1110। तो 10% मूल्य सीमा के साथ अगले दिन के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य 100 के 10% कम या ज़्यादा होगा, यानी 90 से 110 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हाउ इज़ द प्राइस बैंड डिसाइडेड?
किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पहले ट्रेडिंग दिन पर मूल्य सीमा कैसे तय की जाती है? ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स इन द कैश मार्केट। कैश मार्केट में अंडरलाइंग एसेट्स की उच्चतम कीमत के आधार पर। ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओवर द पास्ट मंथ। पिछले महीने में कॉन्ट्रैक्ट की औसत कीमत के आधार पर। ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ओपनिंग कीमत के आधार पर। ऑप्शन डी, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस एट द अंडरलाइंग एसेट्स इन द कैश मार्केट। कैश मार्केट में अंडरलाइंग एसेट्स की पिछले दिन की बंद कीमत के आधार पर। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए। किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पहले ट्रेडिंग दिन पर मूल्य सीमा कैसे तय की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स इन द कैश मार्केट। कैश मार्केट में अंडरलाइंग एसेट्स की पिछले दिन की बंद कीमत के आधार पर जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन के लिए मूल्य सीमा जो है वो तय की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज अन ओपन पोजीशन इन द डेरिवेटिव्स मार्केट? डेरिवेटिव्स मार्केट में ओपन पोजीशन क्या है? ऑप्शन ए, क्लोज्ड बाय पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में बंद खरीदी गई पोजीशन। ऑप्शन बी, क्लोज्ड सेल पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में सेल की गई जो है पोजीशन। ऑप्शन सी, आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड लॉन्ग और शॉर्ट सेल पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। विभिन्न डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में जो आउटस्टैंडिंग और अनसेटल्ड आपकी जो लॉन्ग है वो, या फिर शॉर्ट जो किया है आपने पोजीशन वो। ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज्ड बाय एंड सेल्ड पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। विभिन्न डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में बाय और सेल पोजीशन जो है वो। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड लॉन्ग जिसको हम बाय कहते हैं और शॉर्ट सेल पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ओपन पोजीशन वह स्थिति होती है जहां ट्रेडर ने कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक सेटल नहीं किया होता है, इसी को हम ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज अ नेक्ड पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट मीन? फ्यूचर मार्केट में एक नेक्ड पोजीशन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, a position that is hedged with the underlying assets. ऑप्शन डी, a position in a future contract that has been closed. दोस्तों फ्यूचर मार्केट में एक नेक्ड पोजीशन का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बिना अंडरलाइंग एसेट्स की पोजीशन के लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेना। नेक्स्ट पोजीशन वह स्थिति होती है जहां ट्रेडर्स के पास केवल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन होती है लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होती है, इसी को हम नेक्ड पोजीशन कहते हैं, जहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन होती है लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाउ आर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस डिटरमाइंड इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के विनिर्देश कैसे निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ऑल ट्रेड्स, सभी ट्रेडर्स के लिए यह मानकीकृत होते हैं। ऑप्शन बी, दे डिफर्ड फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यह प्रतिभागियों की ज़रूरत के अनुसार ट्रेड से ट्रेड तक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी, दे आर फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज, इन्हें एक्सचेंज द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन डी, दे आर डिसाइडेड बाय द क्लियरिंग एजेंसी, इन्हें क्लियरिंग एजेंसी द्वारा तय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे डिफर फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पार्टिसिपेंट। दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड होते हैं और पार्टियों के बीच उनके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो
ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होते हैं और पार्टियों के बीच उनके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाउ आर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस डिटरमाइंड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के विनिर्देश कैसे निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेप्ट फॉर द प्राइस। इन्हें मानकीकृत किया जाता है कीमत को छोड़कर। ऑप्शन बी, दे डिफर फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड टेलर मेड। यह ट्रेड से ट्रेड तक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी, दे आर डिटरमाइंड बाय द नीड ऑफ द पार्टिसिपेंट। इन्हें प्रतिभागियों की ज़रूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन डी, दे आर डिसाइडेड बाय अ गारंटर। इन्हें एक गारंटर द्वारा तय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेप्ट फॉर द प्राइस। तो दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सभी विनिर्देश जैसे एक्सपायरी डेट और कॉन्ट्रैक्ट साइज ये सभी मानकीकृत होते हैं, लेकिन कीमत जो है बाजार द्वारा तय की जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। What are the profit and loss potential for long and short future position? लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन के लिए लाभ और हानि की संभावनाएं क्या है। लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर पोजीशंस के लिए लाभ और हानि की संभावनाएं क्या है। ऑप्शन ए, बोथ हैव लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। दोनों में सीमित लाभ संभावनाएं होती हैं। ऑप्शन बी, बोथ हैव लिमिटेड लॉस पोटेंशियल। दोनों में सीमित हानि संभावनाएं होती है। ऑप्शन सी, बोथ हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस पोटेंशियल। दोनों में असीमित लाभ या हानि संभावनाएं होती है। ऑप्शन डी, ओनली लॉन्ग फ्यूचर हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। दोनों में केवल लॉन्ग फ्यूचर्स में असीमित लाभ संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन के लिए लाभ और हानि की संभावना क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों में असीमित लाभ और असीमित हानि दोनों संभावनाएं होती है। बोथ है अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस पोटेंशियल। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में असीमित लाभ और हानि हो सकती है, क्योंकि बाजार की दिशा के आधार पर मूल्य में बड़े बदलाव हो सकते हैं। According to the cost of carry model, what trigger arbitrage opportunity in the market? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के अनुसार बाजार में आर्बिट्रेज के अवसर कब उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए, डिफरेंसेस इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। यानी स्पॉट और फ्यूचर बाजारों के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंतर के कारण। ऑप्शन बी, वेरिएशंस इन इंटरेस्ट रेट अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स। विभिन्न वित्तीय एसेट्स में ब्याज दरों में अंतर के कारण। ऑप्शन सी, डिस्पार्टीज बिटवीन द फेयर प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स करंट मार्केट प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के उचित मूल्य और इसके वर्तमान बाजार मूल्य के बीच असमानताओं के कारण। ऑप्शन डी, फ्लक्चुएशंस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्टिंग कमोडिटी प्राइस। कमोडिटी की कीमतों पर सरकारी नीतियों के उतार चढ़ाव के कारण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस पार्टीज बिटवीन द फेयर प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स करंट मार्केट प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के उचित मूल्य और इसके वर्तमान बाजार मूल्य के बीच असमानताओं के कारण। दोस्तों, जब फ्यूचर्स का मौजूदा बाजार मूल्य इसके उचित मूल्य से भिन्न होता है, तब आर्बिट्रेज के अवसर उत्पन्न होते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाउ इज द फेयर प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ जो कैरी मॉडल है, वायदा अनुबंध की उचित कीमत कैसे निर्धारित की जाती है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का उपयोग करके। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की उचित कीमत कैसे निर्धारित की जाती है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का उपयोग करके। ऑप्शन ए,
by adding the spot price of the underlying assets and the cost of carrying the assets to delivery। अंतर्निहित परिसंपत्ति जिसको हम अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं कि वर्तमान कीमत और परिसंपत्ति को डिलीवरी तक ले जाने की लागत को जोड़कर। ऑप्शन बी बाय सबट्रैक्टिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट फ्रॉम द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। अंतर्निहित परिसंपत्ति की वर्तमान कीमत से वित्त पोषण लागत घटाकर। ऑप्शन सी बाय एवरेजिंग द लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड द ओपनिंग प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर वायदा अनुबंध के अंतिम कारोबार मूल्य और प्रारंभिक कीमत का औसत निकालकर। ऑप्शन डी बाय मल्टीप्लाइंग द स्पॉट प्राइस बाय अ फिक्स्ड कोफिशिएंट डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड, यानी वर्तमान कीमत को एक निश्चित गुणांक से गुणा करके जो बाजार की मांग से निर्धारित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाय एडिंग द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द एसेट्स टू डिलीवरी, यानी अंतर्निहित परिसंपत्ति की वर्तमान कीमत और परिसंपत्ति को डिलीवरी तक ले जाने की लागत को जोड़कर। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत की गणना इस तरह की जाती है कि हम अंतर्निहित परिसंपत्ति की अंडरलाइंग एसेट्स की वर्तमान कीमत में परिसंपत्ति को डिलीवरी तक रखने की लागत जैसे भंडारण, बीमा, ब्याज आदि को जोड़ते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि वायदा अनुबंध की कीमत वर्तमान कीमत से आगे भविष्य की अवधि को दर्शाती हो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाउ डू कॉस्ट कंपोनेंट्स सच एज मार्जिन एंड ट्रांजैक्शन फीस इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट। मार्जिन और लेन देन शुल्क जैसे लागत घटकों का वायदा बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए दे स्टेबलाइज मार्केट प्राइस बाय रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी, यानी वे अस्थिरता को कम करके बाजार की कीमतों को स्थिर करते हैं। ऑप्शन बी दे क्रिएट डिस्टोरेशंस एंड वाइडन नो आर्बिट्रेज बाउंड। ऑप्शन सी दे अट्रैक्ट मोर आर्बिट्रेजियस टू द मार्केट, वे बाजार में अधिक आर्बिट्रजकों को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी दे इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी, वे बाजार की तरलता को बढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दे क्रिएट डिस्टॉर्टियंस एंड वाइडन नो आर्बिट्रेज बाउंड, यानी वे बाजार में विकृतियाँ पैदा करते हैं और नो आर्बिट्रेज सीमा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, मार्जिन और लेन देन शुल्क जैसी लागतें बाजार में कुछ विकृतियाँ पैदा करती है, जिससे नो आर्बिट्रेज जो सीमा होती है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि आर्बिट्रेज से लाभ कमाने की संभावना कम हो जाती है और कीमतों में अस्थिरता, जिसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नो आर्बिट्रेज बाउंड इन इंश्योरिंग मार्केट इफ़िशियंसी। बाजार दक्षता, मार्केट इफ़िशियंसी सुनिश्चित करने में नो आर्बिट्रेज सीमा की क्या भूमिका है। दे इनकरेज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, वे सट्टा व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन बी दे लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड डेली, वे दैनिक कारोबार किए गए वायदा अनुबंधों की सीमा को सीमित करते हैं। ऑप्शन सी दे प्रिवेंट एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशंस, वे अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव को रोकते हैं। ऑप्शन डी दे फैसिलिटेट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेजियस, वे आर्बिट्रेजकों के लिए मुनाफे के अवसर प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दे प्रिवेंट एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशंस, वे अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव को रोकते हैं। दोस्तों, नो आर्बिट्रेज सीमा बाजार में अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव को रोकने में मदद करती है। ये सीमा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी परिसंपत्ति की कीमतें अत्यधिक या अनुचित रूप से न बढ़े न या फिर घटे, जिससे कि बाजार की कुशलता बनी रहे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इन द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल व्हाट डज क्यू रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला एफ बराबर एफ इक्वल टू एस ब्रैकेट 1 + r - q ब्रैकेट क्लोज टी।
कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में जो सूत्र होता है, आपका फॉर्मूला होता है F बराबर S कोष्टक में 1 + R - Q कोष्टक बंद T। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि Q क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस, लेन देन की शुल्क की लागत। ऑप्शन बी रिटर्न ऑन द अंडरलाइंग एसेट्स ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर प्राप्त होने वाला रिटर्न। ऑप्शन सी मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार अस्थिरता। ऑप्शन डी मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, वायदा अनुबंध के लिए आवश्यक मार्जिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रिटर्न ऑन द अंडरलाइंग एसेट्स ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर प्राप्त होने वाला रिटर्न। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में क्यों उस रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है जो होल्डिंग अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है। यह लाभांश या फिर अन्य आय हो सकती है जो निवेशकों को होल्डिंग अवधि के दौरान मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 3 पार्ट 2 MCQs, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं। इसके आगे वाली सीरीज़ में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर अभी तक आपने हमारी पहली सीरीज़ नहीं देखी है तो पहले आप पहली सीरीज़ देखिए, वहाँ पर आपको 10 चैप्टर्स के MCQs देखने को मिलेंगे। दूसरी सीरीज़ में भी हम सारे ही चैप्टर से रिलेटेड MCQs अभी ला रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि NISM सीरीज़ 8 सर्टिफिकेशंस में हमारे वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। और भी आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द ही उस पर भी आपको MCQs जो है वो अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।